नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रीशियन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जैसे कि आपका बिहार में वैकेंसी आ चुकी है विद्युत विभाग में, पंजाब में आई हुई है, एमपी में विद्युत विभाग में और महाराष्ट्र में भी, और यूपी मेट्रो में तो आ ही चुकी है। दोस्तों, आपका इलेक्ट्रीशियन जहाँ कहीं भी आता है ये उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रीवियस ईयर प्रश्न लिए गए हैं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए, जैसा कि हम अपने प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। 660 जूल कार्य करने के लिए 110 वोल्ट के विभवांतर वाले बैटरी द्वारा कितना चार्ज दिया जाना चाहिए? चलिए, इसे सॉल्व करते हैं। फार्मूला आपका होता है जो कि Q बराबर W/V फार्मूला होता है। इस फार्मूला पर मान रखेंगे, जैसा कि W का मान आपका 660 जूल है तो यहाँ पर हम 660 जूल रखेंगे और वोल्टेज आपका 110 वोल्ट है। इससे भाग देंगे, आपका 6 आ जाएगा राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, प्रेरण द्वारा आवेशन में आवेशित निकाय है। सही उत्तर, कोई आवेश नहीं खोता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, इसकी व्याख्या पूरी देख लेते हैं, जो कि प्रेरण द्वारा आवेशन में आवेशित निकाय का कोई आवेश नहीं खोता है। प्रेरण द्वारा आवेशन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु पर स्पर्श किए बिना विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाता है। अगला प्रश्न, स्थैतिक बिजली का उत्पादन किस कारण से होता है? राइट आंसर, घर्षण से होता है। जैसे कि इसकी पूरी जानकारी देखते हैं। स्थैतिक बिजली का उत्पादन घर्षण के कारण होता है। स्थिर विद्युत्की का यह प्रभाव 600 ईसा पूर्व यूनान के दार्शनिक थेल्स ने सुलझाया था। अगला प्रश्न, कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस किस्म की विद्युत पैदा होती है? सही उत्तर, स्थैतिक विद्युत पैदा होती है, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब स्थैतिक विद्युत उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में कांच की छड़ धनात्मक तथा सिल्क का कपड़ा ऋणात्मक हो जाता है। अगला प्रश्न, अगर एक कांच की छड़ और रेशम के कपड़े के टुकड़े को एक साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ डैश डैश को रेशम में कपड़े में हस्तांतरित करती है। सही उत्तर, इलेक्ट्रॉन को रेशम के कपड़े में हस्तांतरित करती है। चलिए, पूरी जानकारी फिर से एक बार देते हैं। अगर एक कांच की छड़ व रेशम के कपड़े के टुकड़े को एक साथ रगड़ा तो कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन को रेशम के कपड़े में हस्तांतरित करती है, जिससे कांच की छड़ धनावेशित व रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। इसे स्थिर विद्युत प्रभाव से संबंधित नियम द्वारा समझा जाता है। यह प्रभाव वैज्ञानिक थेल्स द्वारा समझाया गया था। अगला प्रश्न, अगर किसी चालक में से बहने वाली धारा को तिगुना कर दिया जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा अपने प्रारंभिक मान के डैश डैश हो जाएगी। राइट आंसर, 9 गुना हो जाएगी, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर किसी चालक में बहने वाली धारा को तिगुना कर दिया जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा अपने प्रारंभिक मान के 9 गुना हो जाएगी। जैसे कि H बराबर I² RT आपका ऊष्मा का फार्मूला होता है, या हम I का मान रखेंगे तो यहाँ पर आपका 9 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने वाली तार से बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? चलिए, इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपका टाइम दिया गया 1 सेकंड, धारा दी गई है 1 एम्पियर। फार्मूले पर मान रखेंगे, Q बराबर IT फार्मूला होता है, 1 NE होता है। यहाँ पर मान रखेंगे, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं N बराबर हमें निकालना है। यहाँ पर IT/E का मान रखेंगे। E का मान हमेशा आपका होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। यहाँ पर मान रख के सॉल्व करेंगे, आपका 6.25 10⁻18
कूलाम, 18 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। ये इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कूलाम प्रति वोल्ट डैश डैश होता है। सही उत्तर कैपेसिटेंस का मात्रा होता है, कैपेसिटेंस की इकाई होती है आपकी। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कैपेसिटेंस प्लेटों के बीच में एक इकाई विभवांतर उत्पन्न करने के लिए जितनी आवेश की मात्रा की आवश्यकता पड़ती है वह उसकी धारिता कहलाती है। अगला प्रश्न इसमें स्लाइड में थोड़ा कमी रह गई है, चलिए हम आपको बता देते हैं पढ़ के। जैसे कि 3 और 6 माइक्रोफैरड धारिता के 2 कैपेसिटर समांतर में जुड़े हुए हैं, तो इसकी कुल धारिता क्या होगी। इसमें समांतर में जुड़े हुए हैं तो आप इसे सिंपल सा जोड़ लेंगे, 6 और 3, तो आपका यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 माइक्रोफैरड सही उत्तर होगा। अगर आपका सीरीज में होता तो वही फार्मूला लगता 1/C1 + 1/C2, इस प्रकार इस फार्मूले से निकाल सकते थे। अगला प्रश्न 3 माइक्रोफैरड, 9 माइक्रोफैरड और 18 माइक्रोफैरड धारिता वाले 3 कैपेसिटर पहले सीरीज में और फिर समांतर में जुड़ा हुआ है, तो दो समूह के धारिता का अनुपात क्या होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि पूरा मान यहाँ पर दिया गया है, इसमें किसमें पहले सीरीज में जुड़ा है, सीरीज में जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, सीरीज में जोड़ने पर यहाँ पर आपका आ जाएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। सीरीज में जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं इतना आ जाएगा 2, जो कि फिर समांतर में जोड़ लेंगे। यहाँ पर समांतर में जोड़ने पर आपका आ जाएगा, यहाँ पर फार्मूले पर मान रख के मतलब यहाँ पर जोड़ लेंगे तो आपका 1:15 आ जाएगा, जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दोस्तों आप सीरीज और समांतर हमने अभी आपको बताया है, इस प्रकार आप जोड़ सकते हैं। चलिए इस पर आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। चलिए ये तो सिंपल से सवाल हैं, तो आपको आ ही जाएंगे। 2 कैपेसिटर जिनमें से प्रत्येक 2 माइक्रोफैरड का समांतर में जुड़े हुए हैं और इस संयोजन में एक कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरड सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो कुल कैपेसिटेंस कितना होगा। चलिए जैसे कि 2 समांतर में जुड़े हुए हैं, एक इसके सीरीज में जुड़ा हुआ है, 2 माइक्रोफैरड के पहले जोड़ लेंगे तो आपका यहाँ पर समांतर में 4 माइक्रोफैरड हो जाएगा। फिर इसके साथ सीरीज में 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर जुड़ा हो, इसे सीरीज में जोड़ लेंगे तो आपका यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 0.8 माइक्रोफैरड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसे कि सर्किट ब्रेकर में उस करंट को क्या कहा जाता है जो संपर्क के अलग होने के पहले मौजूद रहता है। राइट आंसर आपका है, जो कि ब्रेकिंग करंट कहते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए पूरी व्याख्या देख लेते हैं। परिपथ वियोजक में तात्क्षणिक धारा का वह मान जिस पर परिपथ वियोजक के संपर्क एक दूसरे से अलग होते हैं ब्रेकिंग करंट कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता दें, अवशिष्ट धारा परिपथ विच्छेदक किस लिए प्रयुक्त किया जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम आपको बताते हैं, जैसे कि शॉक को जोखिम के विरुद्ध सर्किट का स्वतः वियोजन करना, ये इसका सही उत्तर है। पूरी व्याख्या आपको बताते हैं। जैसे कि अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर यानी रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर शॉक को जोखिम के विरुद्ध परिपथ का स्वतः वियोजन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अवशिष्ट धारा युक्ति वैद्युत सुरक्षा से संबंधित युक्ति होती है, जो परिपथ के उस समय काट देती है जब इसको पता चलता है कि उसमें से होकर जाने वाले सभी चालक तारों की कुल धारा लगभग शून्य नहीं है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक आदर्श विसारक यानी परफेक्ट डिफ्यूज़र सता हुआ है जो राइट आंसर, जैसे कि प्रकाश को सभी दिशाओं के समान रूप से प्रकीर्णित करता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए पूरी व्याख्या देखते हैं इसकी, जो कि आपके काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, आदर्श विसारक सता हुआ है जो प्रकाश को सभी दिशाओं में समान रूप से प्रकीर्ण करती है। अगला प्रश्न, घरेलू वायरिंग एवं छोटी इकाइयों के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। सही उत्तर एमसीबी का प्रयोग करते हैं, राइट आंसर है। अगला प्रश्न, संपूर्ण रूप से कुंडली में प्रेरित अधिकतम विद्युत वाहक बल
दो कुंडली भुजाओं में प्रेरित विद्युत वाहक बल के डैश डैश हैं। राइट आंसर योग, ये इसका सही उत्तर है। एक बार फिर से आपको बताते हैं, जैसे कि संपूर्ण रूप से कुंडली में प्रेरित अधिकतम विद्युत वाहक बल दो कुंडली भुजाओं में प्रेरित विद्युत वाहक बल का योग होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, फैराडे के विद्युत चुंबक की प्रेरण के एक दूसरे नियम के अनुसार कौन सा कथन सही है। राइट आंसर आपका, जो कि माइनस का एन डी फाई अपान डी टी वोल्ट समान संकेतन के साथ, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण दूसरे नियम के अनुसार माइनस का एन डी फाई अपान डी टी वोल्ट होता है, जो पूर्णतः सत्य है। इसी नियमानुसार अनेकों वैद्युतिक मशीनों का संचालन किया जाता है। अगला प्रश्न, वाइंडिंग में प्रेरित ईएमएफ अभिवाह ग्रंथन के परिवर्तन के दर के बराबर होता है, यह कथन किसका है। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, ये इसका राइट आंसर है। चलिए एक बार फिर से आपको बताते हैं, फैराडे का नियम किसी वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ का मान वाइंडिंग द्वारा काटे गए फ्लक्स की परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। जैसा कि ई प्रोपोर्शनल डी फाई अपान डी टी, यहाँ पर ई बराबर माइनस का एन डी फाई अपान डी टी, यह लेंज के नियम को दर्शाता है। अगला प्रश्न, यदि चालक या कुंडली स्थिर रहती है और इसके साथ जुड़ा हुआ फ्लक्स केवल इस फ्लक्स के धारा उत्पादन में वृद्धि या कमी में बदल जाता है, तो यह घटना किससे संबंधित है। सही उत्तर आपका है, जो कि स्थिर रूप से प्रेरित ईएमएफ राइट आंसर है। चलिए, यदि चालक या कुंडली स्थिर रहती है और इसके साथ जुड़ा हुआ फ्लक्स केवल इस फ्लक्स के धारा उत्पादन में वृद्धि या कमी से बदल जाता है, तो यह घटना स्थिर रूप से प्रेरित ईएमएफ संबंधित है। यह स्थिर प्रेरित ईएमएफ फैराडे का प्रथम नियम द्वारा समझा जाता है तथा इस नियम में संलग्न ऋणात्मक चिन्ह लेंज के नियम को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि यदि एक स्टार संयोजित परिपथ में फेज वोल्टेज का मान 240 वोल्ट है, इसकी लाइन वोल्टेज डैश डैश है। जैसा कि यहाँ पर स्टार में है, फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के कितने गुना होती है, जो कि रूट थ्री गुना होती है। यहाँ पर इसका रूट 3 गुना कर देंगे तो आपका 415 आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया भी गया, आप वहाँ पर ऐसे गुणा भाग कर लेंगे। रूट 3 का मान 1.732 होता है, इससे कर देंगे गुणा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न, रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस के अनुपात को कहते हैं। सही उत्तर पावर फैक्टर कहते हैं, ये इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसे कि रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस के अनुपात, जैसे कि यहाँ पर कास फाई बराबर आर अपान जेड होता है, ये इसका पावर फैक्टर होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि 50 हर्ट्ज के एक जयवक्री प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान यदि आरएमएस मान 200 वोल्ट है, तो इसका अधिकतम मान और तरंग दर्द ज्ञात करना है। चलिए, इसका हम अधिकतम मान ज्ञात करते हैं, यानी पीक वैल्यू। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू बराबर √3 गुणे आरएमएस वैल्यू, इससे आरएमएस वैल्यू जितनी दी गई है इससे गुणा कर देंगे। आरएमएस वैल्यू कितनी है आपकी, 200 है, 200 वोल्ट। √3 से 200 का गुणा करेंगे तो आपका 282.2 वोल्ट आ जाएगा। पीक मान बराबर √2 गुणे आरएमएस वैल्यू, यहाँ पर 282 यहाँ पर आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए। फिर इसका पहले निकाल लेते तरंग दर्द। तरंग दर्द का फार्मूला आपका होता है वेव लेंथ बराबर 2πf। 2 का मान रखेंगे, पाई का मान रखेंगे और फ्रीक्वेंसी आपकी 50 दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं 50 फ्रीक्वेंसी है। सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर 314 रेडियन प्रति सेकंड आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे ये सारे प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अधिकतम विशिष्ट प्रतिरोध वाले पदार्थ का नाम बताएं। सही उत्तर एपॉक्सी रेजिन। अधिकतम विशिष्ट प्रतिरोध वाले पदार्थ का नाम एपॉक्सी रेजिन है। एपॉक्सी रेजिन का उपयोग मुख्यतः विद्युत रोधन के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से क्या डाइलेक्ट्रिक का उदाहरण है। सही उत्तर आपका ये सब हैं, जैसे कि कांच है, माइका है, ये सभी इंसुलेटर हैं आपके। एबोनाइट है, पोर्सलिन, ये सभी कुचालक होते हैं। फिर से एक बार बता देते, सामान्यतः कुचालक पदार्थ डाइलेक्ट्रिक पदार्थ का कार्य करते हैं। इनमें से सभी इलेक्ट्रिक पदार्थ दिए गए हैं, जो कि इनमें सर्वाधिक
इसमें जो दिए गए हैं सभी डाइलेक्ट्रिक हैं। डाइलेक्ट्रिक क्षमता माइका की ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न, अभ्रक माइका नामक सामग्री निम्न में से किसका उदाहरण है? सही उत्तर आपका विद्युत रोधी है, जो कि हमने अभी आपको बताया, ये आपका कुचालक है। माइका एक खनिज पदार्थ है जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 20 से 40 किलोवोल्ट प्रति एमएम होती है, जो पारदर्शी, अग्नि और नमी से अप्रभावित रहने वाला अचालक पदार्थ है। इसका उपयोग वैद्युत उपकरणों में हीटिंग एलिमेंट बनाने में किया जाता है। ऊष्मा एवं नमी से अप्रभावित रहने वाला एक प्राकृतिक पदार्थ है। हीटिंग एलिमेंट के आधार पर अन्य कोई अचालक पदार्थ इसकी बराबरी नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च परावैद्युत क्षमता युक्त एक विद्युत रोधी है? सही उत्तर अभ्रक, जो कि हमने आपको बता दिया है। फिर से एक बार बताते हैं, जैसे कि अभ्रक की परावैद्युत क्षमता जो है 20 से 40 किलोवोल्ट प्रति एमएम होती है। अभ्रक की परावैद्युत क्षमता बहुत उच्च होती है। अभ्रक ऊष्मा का सुचालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। यही गुण इसके व्यापारिक महत्व का आधार है। इसका उपयोग डायनेमो, आर्मेचर, हीटर, टेलीफोन डायल बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मोम और यौगिक इंसुलेटिंग सामग्री के रूप में किया जाता है? सही उत्तर पैराफिन वैक्स का प्रयोग करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि पैराफिन वैक्स एक मोम और यौगिक इंसुलेटिंग सामग्री है। एबोनाइट सामग्री एवं बैकेलाइट ऊष्मारोधी कुचालक पदार्थ हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन संश्लेषित रोधक यानी सिंथेटिक इंसुलेटिंग सामग्री है? सही उत्तर बैकेलाइट लौह तेल, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, दोस्तों ये आपके काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप यहाँ से पूरे प्रश्न को देख लेते हैं तो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो इससे बाहर जाने वाला नहीं है। एकल चरण वाले की अधिकतम दक्षता सैद्धांतिक रूप से होती है। सही उत्तर 50% होती है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए पूरी व्याख्या यहाँ पर आपको बताते हैं, जो कि पूरा सभी आपको ज्ञान मिल जाएगा। वर्ग ए की प्रवर्धक क्षमता अधिकतम 50% होती है, जबकि ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः इसकी दक्षता 25% होती है। अगला पॉइंट है आपका, वर्ग ए प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर में आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल के पूरे चक्र 360 के लिए प्राप्त होता है, जबकि बी की क्षमता दक्षता जो होती है 78.5% होती है, और ए बी की जो प्रवर्धक की दक्षता जो होती है 50 से लेकर 78.5 के बीच होती है। सी वर्ग सी के प्रवर्धक की दक्षता जो है 85% से अधिक होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पावर एम्पलीफायर में से किसकी दक्षता सबसे कम होती है? सही उत्तर क्लास ए की दक्षता सबसे कम होती है, यही इसका सही उत्तर है। इसको तो हमने आपको अभी बताया। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न, क्लास बी एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर सक्रिय क्षेत्र में डेड डैश होता है। सही उत्तर केवल आधे चक्र के लिए, ये इसका सही उत्तर है। कंड्यूट पाइप कैसे विशेषित होते हैं? सही उत्तर बाहरी व्यास एमएम में, ये इसका सही उत्तर है। कंड्यूट पाइप बाहरी व्यास एमएम में होता है, जो कि कंड्यूट पाइप का प्रयोग वायरिंग के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, नमी से बेहतर सुरक्षा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? राइट आंसर आपका है, जो कि ऑप्शन नंबर डी कंड्यूट वायरिंग। चलिए, नमी से बेहतर सुरक्षा दिए गए विकल्पों में कंड्यूट वायरिंग प्रदान की जाती है। नमी वास्तव में वातावरणीय प्रभाव आदि से होता है। अगला प्रश्न, एक पावर सर्किट यानी शक्ति परिपथ के लिए औद्योगिक विद्युतकरण में सतही कंड्यूट वायरिंग के लिए एक डेड डैश पाइप को प्राथमिकता दी जाती है। सही उत्तर गैल्वेनाइज्ड आयरन राइट आंसर है। चलिए, एक पावर सर्किट शक्ति परिपथ के लिए औद्योगिक वितरण में सतही कंड्यूट वायरिंग के लिए एक गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप की प्राथमिकता दी जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वायरिंग प्रणाली बहुत महंगी है? सही उत्तर कंड्यूट वायरिंग, ये आपकी सबसे महंगी होती है। जैसे कि कंड्यूट वायरिंग प्रणाली सबसे महंगी वायरिंग होती है, जिसे भवन के निर्माण के समय दीवारों में स्थापित की जाती है।
जो कि सुरक्षा और मजबूत की दृष्टि से सबसे उपयोगी होती है, जबकि क्लिट वायरिंग सबसे सस्ती वायरिंग होती है। इसे अस्थायी वायरिंग भी कहते हैं। अगला प्रश्न, गुप्त कंड्यूट तार स्थापन के लिए संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? चलिए आपको इसमें गलत बताना है। जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता दें, जैसे कि विश्वसनीय और सुरक्षित तार स्थापन प्रणाली है, ये आपकी सही है। और झटके का कोई खतरा नहीं होता, ये भी आपका सही है। सतह कंड्यूट तारों की तुलना में महंगा होता है, ये भी आपका सही है। जबकि आपका ऑप्शन नंबर बी गलत है। इंस्टॉलेशन आसान है, ये आसान नहीं है, ये कठिन होता है क्योंकि दीवार के अंदर लगती है। गुप्त कंड्यूट तार स्थापन के संबंध में स्थापना इंस्टॉलेशन आसान होता है। इस प्रकार की वायरिंग का प्रयोग यही आपका गलत है मतलब, और इसे दीवार के अंदर करते हैं और औद्योगिक आवासीय क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की वायरिंग में बाह्य त्रुटियों की संभावना कम होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत नाली ग्रीनफील्ड के नाम से भी जाना जाता है? यानी कंड्यूट वायरिंग। आपका ऑप्शन नंबर ए फ्लेक्सिबल मेटल कंड्यूट, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि फ्लेक्सिबल मेटल कंड्यूट विद्युत नाली ग्रीनफील्ड के नाम से भी जानी जाती है। इसका इस्तेमाल मोटर के टर्मिनल बॉक्स तथा स्विचों के नज़दीक में किया जाता है। इसके लिए लचकदार कंड्यूट पाइप में इस्तेमाल से उपयोग आसान होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि डिश धारा मशीन जनित्र के रूप में चले या मोटर के रूप में चले, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा एक दिशा बनाए रखती है? सही उत्तर प्रेरित विद्युत वाहक बल राइट आंसर है। जैसा कि डिश धारा डीसी मशीन जनित्र के रूप में चले या मोटर के रूप में चले, प्रेरित विद्युत वाहक बल एक ही दिशा में बनाए रखती है। जनरेटर के समय यह उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है तथा मोटर के समय यह विरोधी विद्युत वाहक बल होता है। इसका मान निम्न प्रकार का होता है, जैसा कि फार्मूला आपका होता है 5ZNP/60A होता है। अगला प्रश्न, डिश धारा जनित्र में चुंबकीय और यांत्रिक हानियों को एक साथ डैश कहा जाता है। सही उत्तर प्रकीर्ण हानियाँ कहते हैं, ये इसका राइट आंसर है। डिश धारा मशीन में चुंबकीय एवं यांत्रिक हानियों को एक साथ प्रकीर्ण हानियाँ कहा जाता है। प्रकीर्ण हानियाँ यानी स्ट्रेसेस लॉसेस चुंबकीय हानि प्लस यांत्रिक हानि होती है। अगला प्रश्न, डिश धारा जनरेटर में दिक् परिवर्तक का एकमात्र उद्देश्य डैश है। सही उत्तर प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा को डिश धारा में परिवर्तित करना, ये इसका राइट आंसर है। डिश धारा जनित्र में दिक् परिवर्तक प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा को डिश धारा में परिवर्तन करना होता है, जबकि यही दिक् परिवर्तक डिश धारा मोटर में डिश धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है। अगला प्रश्न, एक डीसी जनरेटर की अधिकतम दक्षता के लिए शर्त है। सही उत्तर इसमें परिवर्तनीय हानियाँ स्थिर हानियाँ बराबर होती हैं। जैसा कि डिश धारा जनरेटर की उच्चतम दक्षता तब होती है जब परिवर्तनीय हानियाँ तथा स्थिर हानियाँ दोनों बराबर होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसे कि आर्द्र स्थिति में मोटरों को ढकने के लिए डैश को घेरा का सुझाव दिया जाता है। सही उत्तर रिसावरोधी प्रकार का यानी ड्रिप प्रूफ टाइप का घेरा का सुझाव देते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, डीसी मोटर की ओवर हीटिंग मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण होती है। सही उत्तर ओवरलोड के कारण ओवर हीटिंग होती है। अगला प्रश्न, नेशनल इलेक्ट्रिक कोड के अनुसार मोटर लोड के लिए ओवरलोड रिले सेटिंग कितनी होनी चाहिए? सही उत्तर 125% फुल लोड करंट, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि नेशनल इलेक्ट्रिक कोड के अनुसार मोटर लोड के लिए ओवरलोड रिले सेटिंग 125% रेटेड होती है। अगला प्रश्न, मोटर से असंबद्ध प्रोटेक्शन का पता लगाइए। सही उत्तर बुकोल्ज रिले राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर हम बात करते हैं मोटर से संबंध प्रोटेक्शन निम्नलिखित के ओवर करंट प्रोटेक्शन, थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन, ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन, स्टॉल प्रोटेक्शन यानी स्टॉलिंग और लॉकिंग, और रोटर जैसे कि ओवर फ्लक्सिंग प्रोटेक्शन, ये सारे प्रोटेक्शन आपके होते हैं। भारी वर्षा के कारण कोई मोटर पूर्णतः भीग गया है, इस मोटर को चालू करने से पूर्व डैश से उसे शुष्क करना आवश्यक है। सही उत्तर इसे गर्म हवा से सुखा देना चाहिए, जो कि यहाँ पर लिखा है चूल्हे में रखकर, ऐसा भी आप
नहीं कर सकते, जो कि ओवन में रख कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी मोटर को पुनः लपेटना जिसका संचालन तापमान 130 डिग्री सेल्सियस है, आप किस इंसुलेटिंग पदार्थ का चयन करेंगे? सही उत्तर अभ्रक का प्रयोग करेंगे, ये इसका सही उत्तर होगा। 130 डिग्री सेल्सियस मोटर में क्लास बी टाइप का इंसुलेशन प्रयुक्त होता है। इसमें अभ्रक का क्लास बी प्रकार का इंसुलेशन है। ग्लास फाइबर भी ग्लास बी प्रकार के इंसुलेशन में आता है। अगला प्रश्न, कोर टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में सेल टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स होता है, सही उत्तर कम होता है। चलिए पूरी व्याख्या देखते हैं जो कि आपकी व्याख्या दी गई है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में सेल टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स कम होता है। सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर दो समांतर चुंबकीय मार्ग स्थापित होते हैं। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में सिंगल फेज सप्लाई में वोल्टेज स्टेप अप तथा स्टेप डाउन करने के लिए प्रयोग किया जाते हैं। कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर में केवल एक चुंबकीय मार्ग स्थापित होता है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टेज पर निम्न आउटपुट शक्ति प्रदान प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न, दूसरों की तुलना में बैटरी टाइप ट्रांसफार्मर सामान्यतः होते हैं ठंडे एवं उच्च शक्ति क्षमता वाले होते हैं। अगला प्रश्न, आयल ब्लास्ट कूलिंग किस क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर 500 किलो वोल्ट एम्पियर से छोटे। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर तेल का न्यूनतम दीप्ति बिंदु फ्लैश पॉइंट होना चाहिए, सही उत्तर 140 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ट्रांसफार्मर तेल का न्यूनतम दीप्ति बिंदु 140 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए तथा ट्रांसफार्मर का अपेक्षित घनत्व 0.85 से लेकर 1.88 तक और अधिकतम बहाव बिंदु जो है 90 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम अम्लीय जो है अम्लीयता 0.05 मिलीग्राम होना चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की शुरुआत के दौरान कैपेसिटर डैश डैश में जुड़ा होता है। सही उत्तर शुरुआती घुमाव के साथ सीरीज और रनिंग वाइंडिंग के साथ समांतर में जुड़ा होता है, ये इसका सही उत्तर है। पूरी व्याख्या फिर से देख लेते हैं, जो कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर शुरुआत के दौरान कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग सीरीज में तथा घुमाव के समांतर में संयोजित किया जाता है। इन मोटरों का उच्च स्टार्टिंग टार्क प्राप्त करने हेतु किया जाता है, जैसे कि ब्लोअर, सीलिंग फैन इत्यादि। इन मोटरों में स्टार्टिंग टार्क काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इसका टार्क जो कि आप देख सकते हैं और टी प्रोपोर्शनल साइन अल्फा होता है। इसका स्लिप्ड फेज मोटर में अधिक प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, सिंगल फेज मोटरों में उपयोग किया जाने वाला प्रवर्तक संधारित्र यानी स्टार्टिंग कैपेसिटर निम्नलिखित में से कौन सा है? सही उत्तर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, ये इसका सही उत्तर है। सिंगल फेज प्रेरण मोटर का प्रारंभिक कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर प्रयोग होता है। ये मोटरें काफ़ी चलन में 1/8 से 3/4 HP में उपलब्ध होती हैं, जहाँ की स्टार्टिंग टार्क काफ़ी ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दिया गया फेजर डायग्राम किस प्रकार के मोटर के लिए वैध है? फेजर डायग्राम वोल्टेज आरोपित है और धारा प्रवर्तन और मुख्य वाइंडिंग में प्रवाहित धाराओं को संदर्भित करते हैं। सही उत्तर आपका है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ये इसका सही उत्तर होगा। दिया गया आरेख या फेजर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर को दर्शाता है। कैपेसिटर संयोजन ऑक्सिलरी वेस्टर्न में किया जाता है। अगला है, एक सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर संधारित्र किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए कि वह मोटर उसी दिशा में चलती रहे? सही उत्तर रोकने वाला, ये इसका सही उत्तर है। ये थे हमारे प्रश्न, जो कि हमने इलेक्ट्रीशियन से काफ़ी अच्छे प्रश्नों को कवर किया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।